Good morning, dear students. Today we are going to talk on voice again, the second part of the voice. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल वॉइस में पढ़ा कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में इंटरचेंज हो जाता है। मुख्य क्रिया जो भी मेन वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है और जो सब्जेक्ट पीछे लिखा जाता है उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इसलिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर सबसे पहले मैं इसको नोट टू नोट बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले इस पर नोट नंबर 1 लिखता हूं। नोट नंबर 1। अब देखिए नोट नंबर 1 क्या है। नोट नंबर 1 में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस का जो वाक्य है उस पैसिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको नोट नंबर 1 का। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 में मैंने लिखा अमन has bought 2 dogs. This is the sentence in active voice. ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें देखिए अमन क्या है? अमन हमारा सब्जेक्ट है, बॉट आपकी वर्ब हो गई और यहाँ 2 डॉग्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब आप वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वही नियम रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा 2 डॉग्स। अब देखिए कौन सा टेंस है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब अपन इसको पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मींस हैज बीन और हैव बीन आएगा। अब यहाँ हैज का जो प्रयोग हुआ है वो अमन के लिए हुआ है, लेकिन हम पैसिव वॉइस के वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? 2 डॉग्स। और 2 डॉग्स के लिए क्या आ जाएगा? हैव बीन। 2 डॉग्स हैव बीन बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे आ जाएगा बाय अमन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं, सेंटेंस नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। नोट नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2, यह आपका सेकंड एग्जाम्पल है। चिल्ड्रन are playing cricket on the road। हमने एक सेंटेंस लिखा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। यहां मेन वर्ब क्या हो गई हमारी? प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और ऑन द रोड क्या हो जाएंगे? अदरवाइज। वाक्य जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है तो क्रिकेट के लिए इजी आ जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपन क्या लगाएंगे? बीइंग। और आगे क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय चिल्ड्रन।
बाय चिल्ड्रन, और आगे में लिखूं ऑन द रोड। अब इस सेंटेंस में मैं अपना नोट क्या था, अपना नोट ये था कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, लेकिन जब आपको पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहां देखिए, हेज का प्रयोग किसके लिए आया है? अमन के लिए आया है। यहां हैव का प्रयोग किसके लिए हुआ? डॉग्स के लिए हुआ, टू डॉग्स के लिए। यहां आर किसके लिए आ रहा है? चिल्ड्रन के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ इज किसके लिए आया है? क्रिकेट के लिए आया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि ऊपर वाले वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ मोहन हेज बॉट है, तो यहाँ पर भी टू डॉग्स हेज बीन बॉट कर देंगे, मतलब ऊपर वाली हेल्पिंग वर्ब का ही यूज कर लेंगे। यह थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है, आर आ रहा है, क्रिकेट सिंगुलर है, इज आ रहा है, यहाँ अमन सिंगुलर है, हेज आ रहा है, टू डॉग्स प्लूरल है, हैव आ रहा है। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करता हूं मैं नोट नंबर 2। फिर हमने बात की नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउंस निम्न प्रकार बदल जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउंस बदल जाते हैं, तो वो कैसे बदलेंगे ये अपन देखना है। तो देखिए, दो प्रकार के प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं। एक तो हो गए आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और एक हो गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये दो ही प्रकार के प्रोनाउंस से हमें मतलब है। यहाँ बाकी 5 प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं उनमें से अपन 2 देख रहे हैं, एक सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वह होता है जो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, जब भी आप वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ ये प्रोनाउंस आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आई है, आई का इधर आके हो जाएगा मी, यू, ही इधर आके हो जाएगा हिम, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। यहां देखिए सी, ये इधर आके हो जाता है हर। यहां देखिए आप दे का ऑब्जेक्टिव जो रूप होता है वो होता है देम। यहां देखिए वी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है अस। और यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये स्थान है सब्जेक्ट का और ये स्थान है ऑब्जेक्ट का, लेकिन जब एक्टिव वॉइस के वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ता है। तो यदि इधर ऑब्जेक्ट में मी है और आप उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो आप यहाँ मी नहीं लिख सकते, उस मी को सब्जेक्टिव रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि मी को आपको आई लिखना पड़ेगा। और उसी प्रकार से यदि इधर सब्जेक्ट के रूप में ही है और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाके लिखते हैं तो यहाँ ही का ही नहीं लिखा जा सकता, ही का ऑब्जेक्टिव रूप होगा, यानी यहाँ आपको हिम लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा परिवर्तन जो प्रोनाउंस का है इसका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही देखिए, जैसे अब अपन क्या है इसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अपन देखिए एग्जाम्पल, फिर मैं आपको एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, यह आपका एग्जाम्पल है फास्ट। मैंने यहां लिखा सी और यहां लिखा पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस लिख रहा हूं, सी वॉच प्रेजेंटिंग ए डांस ऑन द स्टेज। वह मंच पर नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब क्या है? प्रेजेंटिंग, और एडांस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका? अदरवर्ड्स। जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। क्या है ऑब्जेक्ट? एडांस। एडांस पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वॉच। उसके बाद
थर्ड फॉर्म बीइंग लग जाएगा, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी present, बी प्रेजेंटेड बाय। अब यहां बाय के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या था, सी, और ये इधर से वापस जब आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखोगे तो सी का क्या हो जाएगा, हर, बाय हर, और आगे आ जाएगा ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। एक और सेंटेंस देखिए, ललित हेल्प मी, ललित हेल्प मी लास्ट ईयर, ललित ने पिछले वर्ष मेरी सहायता की। अब यहां सेंटेंस देखिए, यह है आपका ललित, इधर मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट ईयर क्या हो गए, अदर वर्ड्स, हेल्प क्या है, वर्ब। जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे ये सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो मी का क्या बन जाएगा, आई, इसलिए मी को मैंने लिखा यहां आई। अब देखिए वाक्य कौन से टेंस का है, कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और क्या होती है, वॉज या वर। तो आई वॉज हेल्प्ड, HELPED, हेल्प बाय ललित, बाय ललित, और यहां आपने लिखा लास्ट ईयर। तो ये दोनों नोट क्लियर हो गए, मैंने दो नोट बताए, दोनों नोट क्लियर है। पहला नोट था हमारा कौन सा, जिसके ऊपर अपन ने दो एग्जांपल्स देखे और उसमें बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और एक दूसरा जिसमें प्रोनाउंस चेंज होते हैं। इसके बाद अब देखिए अपन नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो नोट है हमारा वो है नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। और नोट नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस के वही वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं जिन वाक्यों में कर्म है, यानी एक्टिव वॉइस के ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट है उन्हीं वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। और कर्म का मतलब, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ऐसे वाक्य जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिस क्रिया में क्रिया के बाद, जिस सेंटेंस में क्रिया के बाद कर्म हो। तो यदि किसी क्रिया के बाद कर्म होता है तो उसको, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और यदि किसी क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, यानी कि सेंटेंस में सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली that only the sentences of transitive verbs are changed into passive voice and sentences with intransitive verbs are not changed into passive voice. Just like birds fly in the sky. Birds fly in the sky, subject, verb, other words. In the sky, other words. Means there is no object in the sentence and fly is an intransitive verb. Fly अकर्मक क्रिया है, इसके बाद में कोई कर्म नहीं है। इसी प्रकार मोहन goes to market एवरी डे। मोहन रोजाना बाजार जाता है, तो ये मोहन सब्जेक्ट, गोज वर्ब और टू मार्केट एवरी डे अदर वर्ड्स हैं। यानी यहां पर भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है,
यहाँ पर भी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। एंड these sentences cannot be changed into passive voice because they are the sentences with intransitive verbs। इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट what verb is transitive and what verb is intransitive in the given sentence। तो फर्स्ट थिंग दैट मोस्टली मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं कि यदि किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद में यदि कोई वर्ड्स होते हैं, ये वैसे रूल नहीं है, मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सीधा बता रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्रिया के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, उसके बाद यदि कोई वर्ड्स लिखे हुए होते हैं तो वो अदर वर्ड्स ही होते हैं। यदि फ्रेजल वर्ब को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनती है, तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स वाले जो सेंटेंसेज हैं उनके बाद में लिखा जाने वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और बिना फ्रेजल वर्ब के जो प्रीपोजिशन आता है तो उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। तो ये क्लियर है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। इसके बाद में देखिए नोट नंबर 4, और नोट नंबर जो 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जहां से इस पैसिव वॉइस को अपन नियमानुसार आगे बढ़ाते हैं। नोट नंबर 4 ये कहता है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में उसी फॉर्म में बदला जाता है जिस फॉर्म में वाक्य दिया हुआ होता है। मीन्स द गिवन सेंटेंस, द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज गिवन इन द फॉर्म, इट इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इन सेम फॉर्म। एक्टिव वॉइस का वाक्य जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में अपन इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फॉर्म का मतलब मेरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस से है। मीन्स ड्यूरिंग चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस we should not change the type of the sentence. If the given sentence is an affirmative sentence, then it will be changed into passive voice in only affirmative sentence. If the given sentence is a negative sentence, then the sentence of passive voice will also be negative sentence. If the given sentence is an interrogative sentence, then the sentence in passive voice will also be interrogative. If the interrogative sentence in passive voice, in active voice begins with helping verb, then the sentence in passive voice will also begin with helping verb. And if the sentence of active voice begins with any WH word, then the sentence will be changed into passive voice by beginning it with WH word। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दिया गया वाक्य जिस टाइप का है, पैसिव वॉइस का वाक्य उसी टाइप का होता है। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, अभी हमने जितने भी सेंटेंस देखे सब अफर्मेटिव सेंटेंस थे। एक सेंटेंस में और बता देता हूं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ललित sells fruits in the streets, in the streets। यहां देखिए ललित सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, इन द स्ट्रीट्स अदर वर्ड्स है। सेंटेंस का प्रकार क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मीन्स ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। व्हेन जब अपन इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फ्रूट्स के लिए आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सॉल्ड बाय ललित इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स। हमने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, लेकिन सेंटेंस का टाइप देखिए कौन सा है?
अफर्मेटिव, यानी दोनों सेंटेंसेस के टाइप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी अफर्मेटिव होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक एनिमल्स, आई डू नॉट लाइक एनिमल्स, आई डू नॉट लाइक एनिमल्स इन द स्नैप। मैं, यहां देखिए आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, एनिमल्स इन द स्नैप ऑब्जेक्ट है, मीन्स जाल में जानवरों। आई डू नॉट लाइक एनिमल्स इन द स्नैप, मैं जानवरों को जाल में पसंद नहीं करता हूं, मतलब जानवरों को जाल में होना मुझे पसंद नहीं है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स, एनिमल्स इन द स्नैप, एनिमल्स इन द स्नैप आर नॉट लाइक्ड बाय, और देखिए वो आई है उधर तो इधर आके हो जाएगा मी। वही स्ट्रक्चर जो हमारी थी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। यहां सेंटेंस की टाइप देखिए, ये वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और जब आपने इसको पैसिव वॉइस में बदला तब भी ये आपका क्या रहा, नेगेटिव रहा, और हमने नोट का प्रयोग किया मेन वर्ब से पहले। तो सेंटेंस ऐसा नहीं है कि दिया गया वाक्य जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और आप उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय नेगेटिव कर दें, या नेगेटिव का है और आप उसको अफर्मेटिव बना दें, ऐसा नहीं करना है। इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल इसका और देना चाहूंगा आपको, इसके बाद में नोट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, और इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए नेगेटिव, थर्ड, सुमन डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। यहां देखिए सेंटेंस कौन से टाइप का है, नेगेटिव है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस, इट्स नेगेटिव सेंटेंस। सुमन डिड नॉट लाइक डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। सुमन कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलती थी, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सुमन, स्पीक क्या होगी, वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, और ये हो गए आपके अदर वर्ड्स। अब अपन यदि इसको चेंज करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो देखिए वाक्य में डिड आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉच, और नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन, इंग्लिश वॉज नॉट स्पोकन बाय सुमन इन द क्लास। और देखिए सेंटेंस का प्रारूप क्या है, नेगेटिव, यानी ऊपर वाला आपका दिया हुआ वाक्य नेगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस का वाक्य भी नेगेटिव रहेगा। इस बात को अपन को देखनी है। अब अपन आगे चलते हैं, इसी नोट में एक बार देखिए, हेज रमेश completed his task. This is an interrogative sentence. Has Ramesh completed his task? क्या रमेश ने अपना टास्क पूरा कर लिया है? अब यहां देखिए रमेश क्या है, सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब, और हिज टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि सेंटेंस में हेज आ रहा है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे
तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अब पैसिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन। या देखिए हिज टास्क है, हिज टास्क के लिए क्या आ जाएगा, हैज बीन, तो हैज बीन का हैज पहले आएगा, हैज हिज टास्क, हैज हिज टास्क बीन completed by रमेश, बाय रमेश। अब याद है कि सेंटेंस की फॉर्म कौन सी थी, इंटरोगेटिव, और हमने जब चेंज किया उसके बाद में भी ये फॉर्म कौन सी रही, इंटरोगेटिव रही, बाद में भी कौन सी रही, इंटरोगेटिव रही। एक सेंटेंस और बताता हूं मैं इसका जिसमें आपका WH वर्ड का अपन देखेंगे। इसमें देखिए थोड़ी सी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो मैंने ट्रांसलेशन के समय बताया था कि जब भी आपका कोई सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, दो या दो से अधिक वर्ड्स की कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते समय इनमें से फर्स्ट जो वर्ड होता है उसी को आगे या पीछे किया जाता है, सेकंड जो वर्ड होता है वो मैन वर्ब के साथ अटैच रहता है, मैन वर्ब से पहले लिखा जाता है। हमने इसको यहां उस नियम का पालन किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें सेंटेंस नंबर 5, वाई डिड रीता, वाई डिड रीता इनवाइट यू इन द पार्टी, इन द पार्टी। रीता ने आपको पार्टी में क्यों आमंत्रित किया। सब्जेक्ट देखिए रीटा, इनवाइट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, इन द पार्टी अदरवाइज। जब आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए वाई, अब यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी वर या वॉच, और यहां किसके लिए आएगी, यू के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है जो वहां जाएगा। वाई वर्ब यू इनवाइटेड बाय रीटा इन द पार्टी, इन द पार्टी। और देखिए सेंटेंस आपका कौन सा था, इंटरोगेटिव, और यहां पर भी हमने इसको कौन सा रखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रखा। एक सेंटेंस और बताऊंगा मैं जिसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी बता देता हूं। और देखिए सेंटेंस नंबर 6, वाई डू या वाई डज सरिता नॉट फॉलो मी। यहां आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यह आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है। यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, सरिता, फॉलो वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी आई के, मी के लिए, तो मी इधर आकर क्या हो जाएगा, आई, आई के लिए आ जाएगा एम। वाई एम आई नॉट फॉलोड, वाई एम आई नॉट फॉलोड बाय सरिता, बाय सरिता। अब यहां देखिए वही सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव था और हमने भी इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव रखा। डियर स्टूडेंट्स, this is the pattern that discloses that tells us that we cannot change the type of the sentence during changing it from active to passive voice. And one thing, practice makes a person perfect, therefore you must have some sentences for practice and try to find out the tense of the given sentence and type of the given sentence and then solve them as according to the notes as I have disclosed here. Thank you very much, students.